हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉज हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, एनआई एक्ट, एविडेंस, एनडीपीएस एक्ट, इनके रीसेंट केसेस को हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है या फिर आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे ही केसेस इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनको एक जगह पर नोट कर सकते हैं या फिर अपने बैरक में उस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ ही इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस वी हैव इज सोनू वर्सेस सोनू यादव एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था कि ये बोला गया कि विदाउट रीजनिंग या जुडिशियल माइंड के एप्लीकेशन के बिना अगर कोई मैकेनिकल ऑर्डर के साथ बेल दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि मिसयूज ऑफ बेल कंडीशंस पर ही उसे कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन हमें यही बताता है कि बेल में जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो बेल एप्लीकेशन को कैंसिल किया जा सकता है। बट उस बेल ऑर्डर की जो मेरिट है उसको कंप्लेनेंट क्वेश्चन कर सकता है और उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर कोर्ट के हिसाब से वो रीजन या वैलिड ऑर्डर नहीं है तो उसे क्वैश किया जाएगा। अब हम इस केस के कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। तो डावरी डेथ का ये केस है। जो डिसीज्ड और अक्यूज्ड पर्सन है उनकी 2018 में शादी हुई थी, जिसके अंदर 15 लाख कैश, गाड़ी वगैरह वगैरह काफी कुछ दहेज के अंदर दिया गया था। और एक साल से भी कम टाइम के अंदर उस लेडी की, उस पर्टिकुलर वाइफ की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ सम मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। हैंगिंग की वजह से वो जो लेडी थी उसकी डेथ हो जाती है। अब लड़की वालों का ये एक्यूजेशन होता है कि ये डावरी की डिमांड करते रहे थे और डिसीज जो है उसकी मौत से एक दिन पहले भी दहेज की 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में बेल ग्रांट कर दी। इस बेल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर जो है उसको सेट असाइड कर दिया। ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर केस था, इसके अंदर एक और केस को रेफर किया गया था एंड दैट इज ब्रिजनंदन जायसवाल वर्सेस मन्ना। इस केस के अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई भी ऑर्डर मेरिट पर नहीं है या लीगली वैलिड नहीं है तो उसे कंप्लेनेंट चैलेंज कर सकता है और उस पर्टिकुलर ऑर्डर को सेट असाइड किया जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि मिसयूज ऑफ बेल एप्लीकेशन या बेल कंडीशन के जो बेल एप्लीकेशन की जो कंडीशंस हैं उनका मिसयूज ही एकमात्र कारण हो सकता है जिसकी वजह से बेल ऑर्डर कैंसिल किया जा सके। और भी कोई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप किसी बेल ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा कि ये जरूरी है कि जो जुडिशियल माइंड है उसको प्रॉपरली अप्लाई किया जाए और ऐसे जो मामले होते हैं उनमें रीजनड ऑर्डर या एक वैलिड ऑर्डर, एक जुडिशियल माइंड की एप्लीकेबिलिटी के साथ आप कोई भी ऑर्डर जो है वो दे। तो ये जो था ये सुप्रीम कोर्ट का बेल एप्लीकेशन से रिलेटेड एक रीसेंट जजमेंट है जिसको आप सीआरपीसी में मेंशन कर सकते हैं एंड वो काफी इंपॉर्टेंट जो है ये जजमेंट रहा है 2021 का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट केस है दैट इज एम संपत वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस केस में क्या हुआ था, ये केस एनडीपीएस से रिलेटेड है, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 20 क्लॉज बी जो है एनडीपीएस का, उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर केस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ये जो सेक्शन है 20 क्लॉज बी, ये क्या बताता है कि जो भी कोई अगर आप बात करेंगे एनडीपीएस का कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, स्पेशली कैनबिस की अगर आप बात करें, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की यहाँ पे बात हो रही है, स्पेसिफिकली कैनबिस की, जिसको आम भाषा में गांजा बोला जाता है। तो उसको अगर ट्रांसपोर्ट, प्रोड्यूस, सेल किया जाता है तो उस मामले में मैक्सिमम और मिनिमम पनिशमेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो तो आपका रहेगा 20 years का इम्प्रिजनमेंट एंड 2 लाख रुपीज का फाइन। और मिनिमम जो पनिशमेंट है वो है 10 years का इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख रुपीज का फाइन। तो 10 to 20 years एंड 1 to 2 लाख रुपीज का फाइन यहाँ पर ये एक्चुअल में मिनिमम और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ये प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है। अब इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं थोड़ा सा। तो 2009 में पुलिस को एक सूचना मिलती है कि दो व्हीकल हैं जिनके अंदर गांजा ले जाया जा रहा है। ठीक है। एक तो ट्रक था और एक वैन जिसके अंदर गांजा ले जाया जा रहा है, ऐसी पुलिस को सूचना मिलती है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस छापा मारती है तो एक व्हीकल से जो कि वैन थी उसमें से 26 किलो गांजा मिलता है और 3 लोग पकड़े जाते हैं। तो ये जो 3 लोग पकड़े गए थे उस वैन से, वो बाद में आगे चल के ट्रायल में छूट जाते हैं।
अब इसके अलावा जो दूसरा व्हीकल था यानी जो ट्रक था उसका ड्राइवर भागने की कोशिश करता है बट वो भाग नहीं पाता, और जो हेल्पर था उस ट्रक के अंदर यानी कि जो कंडक्टर या फिर जो सर्वेंट रखा था उन्होंने, वो जो पर्सन है वो भागता नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है। तो अब बाद में पता लगता है उस ट्रक के अंदर जो प्याज भरे हुए थे, लेकिन तलाशी लेने पर 3300 किलो गांजा जो है वो उस ट्रक से बरामद होता है, ठीक है? 3300 किलो यानी बहुत एक बड़ा अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर ट्रक से प्राप्त होता है। तो ये जो ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम नरसिया रहता है, इसका एक्चुअल में ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन हो जाता है, बट हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था उस टाइम पे इसकी मौत हो जाती है। अब बच गया कौन? हेल्पर। ट्रक का जो हेल्पर था एम संपत, अब वो जो है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एम संपत जो है उसका एक्चुअल में क्या सीन था कि उसको भी ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सजा क्या दी उसको? मैक्सिमम जो सजा थी वो प्रोवाइड की गई, यानी 20 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, 2 लाख रुपीस का फाइन, ये उसको एक्चुअल में पनिशमेंट के तौर पे दिया गया था, मैक्सिमम पनिशमेंट उसको दिया गया था। हाई कोर्ट ने एम संपत की सजा जो थी वो 15 साल कर दी और फाइन जो है वो 1 लाख रुपए कर दिया। अब एम संपत जेल से ही सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करता है। उसका कुछ मतलब उसकी कंडीशंस थी, उसने कुछ बात बोली जिनके बेसिस पे वो चाहता था कि उसका पनिशमेंट यहीं रोक दिया जाए। तो सबसे पहले तो उसने ये बोला कि वो महज एक हेल्पर है, ठीक है? और उसको ये नहीं पता था कि उस ट्रक के अंदर कोई इलीगल चीज लेकर जाई जा रही है। तो वो एक सैलरीड पर्सन है, उसको एक छोटी-मोटी सैलरी दी जा रही थी, ना कि उस ट्रक का ओनर, ठीक है? गरीब आदमी है, अगर पता होता तो ऑब्वियसली वहां से भाग जाता वो भी। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, 20-22 साल का है। उसने मिनिमम सजा ऑलरेडी काट ली थी, क्योंकि हमने देखा कि 2009 के अंदर ऑलरेडी ये जो पुलिस को सूचना मिलना और ये सब चीजें शुरू हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स और 1 लाख रुपए वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एम संपत को जेल से छोड़े जाने का ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस एंड व्हाट वाज हेल्ड। तो यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि अपने को सारे ग्राउंड्स को ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद में ही हम कोई भी पर्टिकुलर जो भी आपका पनिशमेंट देने का या फिर वो रहेगा वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कोर्ट ने कंसीडर की और उसके बाद में उसको रिहा कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट केस अपन देखते हैं, गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर क्या हुआ, ये भी एनडीपीएस का ही मामला है, सेक्शन 21 से डील करता है एनडीपीएस एक्ट के, जो किसकी बात करता है? मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स की। जितने भी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं, कोई भी अगर ड्रग्स वगैरह को बनाता है, बेचता है, स्मगल करता है, तो उसको सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। सेम पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एंड दैट इज 10 to 20 ईयर्स, 1 to 2 लाख रुपीस फाइन, ठीक है? तो मिनिमम मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस केस के फैक्ट क्या थे कि गुरदेव सिंह जो है उसके पास से 1 किलो हेरोइन मिलती है। आपको पता होगा कॉमर्शियल क्वांटिटी जो है वो हेरोइन की है 250 ग्राम, उससे ज्यादा जो अगर क्वांटिटी आपके पास मिलती है तो दैट इज इलीगल। यानी कि जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है उससे 4 गुना ज्यादा उस पर्सन के पास में हेरोइन प्राप्त होती है। तो स्पेशल कोर्ट ने गुरदेव सिंह को 15 साल की सजा प्लस फाइन जो है वो उस पर इम्पोज किया। हाई कोर्ट ने क्या बोला कि ट्रायल कोर्ट का पनिशमेंट जो है वो एकदम सही है, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को एज इट इज रखा, यानी कि ऐसा नहीं उसको बाइज्जत बरी कर दिया, उसको कन्विक्ट ही रखा, उस पर जो एलिगेशंस लगे थे उसको एज इट इज रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि वो एक गरीब है, ठीक है, अकेला कमाने वाला पर्सन है, वो सिर्फ एक महज कैरियर था, वहां पे वो उसको सप्लाई कर रहा था, वो मेन अक्यूज नहीं है उस केस के अंदर। और बट ये सारे क्या है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सजा को कम किया जा सकता है। अब मिनिमम पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए था, दैट इज 10 इयर्स, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया 15 इयर्स, ठीक है? तो 10 इयर्स प्रोवाइड किया जाना था क्योंकि सेक्शन 32 ये बात बोलता है कि पनिशमेंट देते टाइम कुछ फैक्टर जो है उनको कंसिडर करना चाहिए। अब इन फैक्टर्स के अलावा भी कोर्ट और कोई फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हुए सजा दे सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ये 4 गुना ज्यादा कोई भी ड्रग्स की आप सप्लाई कर रहे हो, यानी जितना अलाउड है, जितनी कॉमर्शियल क्वांटिटी अलाउड है उससे 4 टाइम्स अगर आप ज्यादा कोई भी अगर ये प्रोवाइड कर रहे हो इलिसिट ड्रग्स वगैरह, तो ये एक नॉर्मल ऑफेंस नहीं रह पाता कोई की क्योंकि अगर आप बात करेंगे कोई अगर सपोज कीजिए चोरी या फिर मर्डर टाइप चीज हुई है,
तो इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक पर्टिकुलर फैमिली ही अल्टीमेटली अफेक्ट हो रही है। हम बोलते हैं कि सोसाइटी एट लार्ज इज अफेक्टेड, बट जनरली आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जो एक भारी नुकसान है वो एक पर्टिकुलर परिवार को हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इलिसिट ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड मामलों की, तो यहाँ पे कितने ही इनोसेंट लोगों को ड्रग्स वगैरह सप्लाई करके उनकी लाइफ जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो यानी कि पूरी सोसाइटी जो है वो यहाँ पर इफेक्ट हो रही है, और इन ग्राउंड्स को देखते हुए हम पनिशमेंट जो है वो कम नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली गई थी कि क्वांटिटी जो है नार्कोटिक ड्रग्स की क्वांटिटी, ये आपको क्या करना है, जो भी आपके अक्यूज के पास में जो भी रिकवर किया है क्वांटिटी, ये एक मेजर रोल प्ले करता है। जब भी किसी पर्सन को पनिशमेंट दिया जाएगा तो आपको देखना होगा कि क्वांटिटी जो है वो उसके पास से कितनी मिली है नार्कोटिक ड्रग्स की, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली पनिशमेंट विल बी गिवन। ठीक है, ये दो केस थे आपके एनडीपीएस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि डिसीज्ड, ये मेनली आप इमेजेस से पता लगा सकते हैं कि केस जो है वो किससे डील कर रहा है। तो डाइंग डिक्लेरेशन का ये केस है जहां पर क्या हुआ कि पूजा रानी एक डिसीज पर्सन है, और उन्होंने क्या हुआ, उनका मतलब बयान देना था, डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह देना था। तो हॉस्पिटलाइज थी वो, 90% जल चुकी थी। लेकिन पुलिस ने एज वेल एज हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जो डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने कंफर्म किया कि शी वाज इन फिट कंडीशन, वो डिक्लेरेशन दे सकती है। तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, उन्होंने रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन का, डिसीज पर्सन का, और उसने ये बात बोली कि जो अपिलांट है यानी जो सतपाल है, उन्होंने उसके ऊपर केरोसिन डाला और उस पर आग लगाई। ठीक है, ये चीजें उन्होंने डाइन डिक्लेरेशन के अंदर बोली। अब सतपाल ने ये जो एक अपील लॉन्च की थी, उसके अंदर उन्होंने किस ग्राउंड पे अपील फाइल की है कि उस पर्टिकुलर लेडी ने, उसकी जो वो थी वाइफ थी, उसने इस ग्राउंड पे ये एक अपील फाइल की कि उसके रिलेटिव्स भी वहां पर मौजूद थे और उनके प्रभाव में आकर उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको आप सिर्फ इस वजह से डिसबिलीव या फिर नकार नहीं सकते हो कि उसके रिलेटिव्स भी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे या फिर उनके इफेक्ट में आकर उसने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट दिया हो। तो सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट का जो है उसके साथ में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। आप क्योंकि रिसेंट केस है तो यू कैन जस्ट नोट दिस डाउन। नेक्स्ट केस है इन रे एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881। अब थोड़ा सा ब्रीफ हम समझेंगे यहाँ पे 138 का। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एनआई एक्ट जिसकी हम बात करेंगे, उसका सेक्शन 138 ये एक तरह से क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो पुट करता है। कोई भी पर्सन जो है वो अगर कोई भी सपोज करो कोई भी डेट या फिर लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए किसी को अगर चेक प्रोवाइड करता है, और वो चेक डिसऑनर हो जाता है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। क्या रीजंस थे? एक तो कोई भी सपोज करो कि आपको 4 लाख रुपए किसी को पे करने थे, लेकिन आपके अकाउंट में ही 2 लाख रुपए हैं, और आपने जो है 4 लाख रुपए का चेक किसी को दे दिया, यानी इनसफिशिएंट फंड है आपके पास। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि जो मैक्सिमम अमाउंट का जो एक लिमिट डिसाइड किया हुआ है उसको एक्सीड करते हुए, यानी कि आप अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए निकलवा सकते हो, लेकिन 10 लाख रुपए का आपने क्या कर दिया, चेक किसी को दे दिया। तो इन दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो रहा है, तो यहाँ पे पनिशमेंट कितना दिया जाएगा, यहाँ पे 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट। उसके अलावा फाइन जो है वो मैक्सिमम डबल हो सकता है, जो चेक अमाउंट था उससे जस्ट डबल आप फाइन जो है वो इम्पोज कर सकते हो। यानी कि चेक के अकॉर्डिंग अगर पेमेंट होना था 4 लाख रुपए का, तो यहाँ पर आप 8 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो सामने वाली पार्टी पर इम्पोज कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 138। इसमें कुछ प्रोसीजरल चीजें भी हैं बट दे आर नॉट रिलेवेंट है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर केस है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें बता रहा है, जो फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बस इतना इंपॉर्टेंट है कि 16 इयर्स तक एक जो चेक बाउंसिंग का केस था वो पेंडिंग रहा। ठीक है, ये एक बहुत ही लंबा टाइम है, और ऐसे जो मुकदमे होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, जो भी मुकदमे रहते हैं उनको जो है आप जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो 16 इयर्स का टाइम पीरियड एक बहुत ही ज्यादा टाइम था। तो यहाँ पर कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः खुद से ही यहाँ पर एक्शन लिया, और कुछ डायरेक्शंस जो थे वो कोर्ट को, पार्लियामेंट को उनको प्रोवाइड किए। ठीक है, किस तरह के डायरेक्शंस यहाँ पे दिए थे? तो सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट जो है उसको इस तरह की प्रैक्टिस जो है उसको फॉलो करना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट जो है वो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। जनरली आपको समरी ट्रायल से ऐसे केसेस को निपटाना चाहिए, लेकिन अगर कहीं भी आप समन ट्रायल यूज कर रहे हैं तो वहां पे यू हैव टू स्पेसिफाई द रीजंस कि क्यों यहाँ पर आपने समरी ट्रायल को फॉलो नहीं किया। तो ये था फर्स्ट डायरेक्शन।
सेकंड डायरेक्शन ये दिया कि ऑलरेडी अगर इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, कोई भी अगर इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है यहाँ पे, तो कोई भी अगर कंप्लेंट वगैरह लॉन्च की है एज पर सेक्शन 138, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी यहाँ पर इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट की जा रही है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इंक्वायरी को कंडक्ट किया जाए एक पर्टिकुलर, ये कंडक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स को आपको ध्यान में रखना है। सफिशिएंट ग्राउंड जो है वो आपको कंसिडर करने हैं, और उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को कंसिडर कर सकते हैं या फिर इंक्वायरी को प्रॉपरली कंडक्ट करवा सकते हैं, राइट। तो अगर कोई पर्सन जो है वो बियॉन्ड टेरिटोरियल लिमिट, एक कोई भी अगर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है किसी भी कोर्ट का, जो एक बाउंड्री है, बाउंड्री को देखते हुए अगर सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर जगह पे ही कोर्ट का जुरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार था, अगर वो पर्सन उसके बाहर रह रहा है तो उसके ऊपर भी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट करवा सकता है कोर्ट, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। देन थर्डली, यहाँ पर कोई भी अगर इंक्वायरी सेक्शन 202 के अकॉर्डिंग अगर कंडक्ट करानी है, ठीक है, तो यहाँ पर एविडेंस जो होगा, जो विटनेस के एविडेंसेस वगैरह को रिकॉर्ड करना रहेगा, वो यहाँ पर एफिडेविट पे ही आपको लेने होंगे, फर्स्ट थिंग, ठीक है। और दूसरा, जो सुटेबल एक मैजिस्ट्रेट जो है, वो अगर उसको लगता है, मैजिस्ट्रेट को अगर ये प्रॉपर लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स पे ही एग्जामिनेशन हो सकता है, स्टेटमेंट वगैरह को या फिर ओरली किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये डायरेक्शन दिया गया कि जो भी कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट अगर है, सेक्शन 138 जो है उसको अमेंड करने की जरूरत है। यहाँ पर जो भी अगर एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है तो उसके लिए एक ट्रायल चलाना चाहिए अगर मल्टीपल ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं 12 मंथ्स के अंदर। तो विद इन 12 मंथ्स अगर किसी पर्सन ने चेक से रिलेटेड खूब सारे ऑफेंसेस किए हैं, एक से ज्यादा ऑफेंसेस अगर किए हैं, तो उनके लिए सिंगल ट्रायल जो है वो कंडक्ट करवाई जाए, ये बात भी इस पर्टिकुलर केस में बोली गई। उसके अलावा हाई कोर्ट जो है उसको ये डायरेक्शन दिया गया कि जो ट्रायल कोर्ट है उसको एक तरह से जो समन वगैरह देना है, वो एक से ज्यादा ट्रायल के साथ लिए एक साथ में क्या कर सकता है, समन प्रोवाइड कर सकता है। सपोज कीजिए ये एक पर्सन है ए, इसके खिलाफ अगर 3 अलग अलग कंप्लेंट लॉन्च की गई थी एक ही कोर्ट के अंदर, तो वो कोर्ट इन तीनों केसेस के लिए सिंगल सिंगल समन जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, ना कि अलग अलग समन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी। तो इससे क्या होगा कि एक जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर बचने वाला है, आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है वो खराब यहाँ पर नहीं होगा। उसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पर ये 2 केस रेफर किए थे, ठीक है, जिनके अंदर जिनके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि कोई भी ट्रायल कोर्ट जो है उसके पास में ऐसा कोई इनहेरेंट पावर नहीं है, यानी ऐसा कोई पावर नहीं है जिसके थ्रू आप रिव्यू या फिर रिकॉल कर सको जो समन को इश्यू करने का प्रोसेस है वो। तो ये राइट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया इन दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो रिकमेंड की गई थी। एंड सेक्शन 258 प्रोवाइड करता है सीआरपीसी का कुछ प्रोसीडिंग्स जो हैं उनको स्टॉप करने, कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास स्पेशल परमिशन लेके प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है। लेकिन ये चीज यहाँ 138 के ऊपर अप्लाई नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पर आप स्पेशल, अगर आपको लगता है इसकी रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन मेक द लॉ अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो थे वो प्रोवाइड किए गए थे कि एनआई एक्ट के अंदर स्पीडी डिस्पोजल जो है वो किस तरह से करवाया जा सकता है केसेस के अंदर, क्योंकि स्पीडी डिस्पोजल अगर नहीं होगा तो फिर आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं आप देखेंगे वायलेशन हो सकता है। सो दिस वाज मेनली एक्चुअली यू कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, आप इसको मेंशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस को कई जगह पे, ठीक है, जैसे सेक्शन 138 हो गया। देन सीआरपीसी के अंदर आप लिख सकते हैं जहां पे भी स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट भी यहाँ पर वायलेट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आर्टिकल 21 जो कि आपको बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो स्पीडी डिस्पोजल अगर नहीं होगा, जिसके लिए ऑलरेडी अपने पास कई लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो उसके अलावा ये भी एक रिसेंट जजमेंट हो सकता है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव इज अलका खांडू, ठीक है, इसका एक केस है जो एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी एनआई एक्ट से ही रिलेटेड है। इसका ब्रीफ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कपल था, ठीक है, एक स्पाउस था जिन्होंने क्या किया, हस्बैंड वाइफ ने कुछ लीगल सर्विसेज ली थी, ठीक है, एक एडवोकेट से कुछ लीगल सर्विसेज ले ली और बदले में उसको पैसे के नाम पे चेक दे दिया, ठीक है, एक चेक जो था वो यहाँ पर दे दिया, लेकिन वो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। वो जो एडवोकेट था उसको जो चेक दिया गया था वो एक्चुअल में उसमें इनसफिशिएंट फंड थे, यानी कि एक अमाउंट जो कि वहां पर रिक्वायर्ड था वो था ही नहीं। तो उसने इससे रिलेटेड लीगल नोटिस भी दिया सामने वाली पार्टी को, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कंप्लेंट फाइल की गई बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने, और जिन्होंने फाइनली यहाँ पे क्या किया, दोनों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स जो थी वो चला दी।
अब अक्यूज्ड पर्सन जो है उसने क्या बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक पिटिशन लॉन्च की एज पर आर्टिकल 226 कि आप इस कंप्लेंट को क्या कर दो, खारिज कर दो। तो यहाँ पर जजमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट में आया था, वो जजमेंट जो है हस्बैंड वाइफ के फेवर में नहीं आया। तो फाइनली ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब कुछ ग्राउंड्स को यहाँ पर कंसीडर किया गया था। सबसे पहले तो जो सेक्शन 138 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनको कंसीडर किया गया। यहाँ पर ये बताया गया कि जो चेक है ये अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो ये एक पर्टिकुलर अकाउंट उसका रहेगा उस बैंक के साथ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे उसका मेन पर्पस क्या है चेक देने के पीछे, वो एक डेट या फिर लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए दिया गया हो। एंड थर्ड पॉइंट इज कि वो जो पर्टिकुलर चेक है वो रिटर्न कर दिया गया है, वहां पर उसका पेमेंट नहीं हो पाया है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन 138 का बेनिफिट लेने के लिए। ये तीनों की एलिमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं। अब ये जो ऑफेंस है, यहाँ पर ये जो ऑफेंस कमिट किया है, ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये कंसिडर किया गया कि दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड ओनली बाय हिम, ठीक है। यानी कि जो हस्बैंड था उसी ने ये ऑफेंस कमिट किया है, ना कि वाइफ ने। वाइफ का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं था। तो वाइफ जो है वो इस केस से एक्चुअल में निकलना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो चेक था ये एक्चुअल में जिस अकाउंट से दिया गया वो कोई जॉइंट लाइबिलिटी वहां पर नहीं थी, जॉइंट अकाउंट नहीं था तो कोई जॉइंट लाइबिलिटी नहीं थी। और लास्ट जो स्लाइड थी यहाँ पर इस इमेज में भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग थी कि जो डिसोनर ऑफ चेक है, यहाँ पर लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, तभी डिसोनर ऑफ चेक के लिए दोनों की लाइबिलिटी होगी अगर दोनों का जॉइंट अकाउंट है। तो इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हस्बैंड और वाइफ जो है उनका जॉइंट अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट सिर्फ हस्बैंड के नाम पे ही है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली यहाँ पर ये बोला गया कि जो चेक है, जो चेक ड्रॉ किया गया था उस पर्टिकुलर अकाउंट से जो लिया गया, उसमें क्योंकि इनसफिशिएंट था, फंड जो था वो प्रॉपर नहीं था, तो ये उसकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि वाइफ की। यहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी है बट स्टिल क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन ने इन्वॉल्व था, इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट से ही चेक वगैरह आ रहा है, तो इसीलिए उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इस केस के थ्रू आया। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जॉइंट लाइबिलिटी अगर कोई भी दो लोग शेयर करते हैं, लेकिन चेक जो ड्रॉ किया गया है वो किसी एक पर्सन के नाम पे दिया गया है, तो लाइबिलिटी दोनों की नहीं होगी, उस पर्सन की होगी जिसके नाम पे वो चेक दिया जा रहा है, राइट। तो इवन इफ इस केस के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पर जॉइंटली लाइबल थे, लेकिन हस्बैंड ने अपने खुद के अकाउंट से, इंडिविजुअल अकाउंट से चेक दिया था, इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हस्बैंड की ही रहेगी और वाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी इस पर्टिकुलर चेक बाउंस से रिलेटेड। नेक्स्ट केस है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड। इस केस के अंदर क्या हुआ, ये केस मेनली डील करता है आर्बिट्रेशन के बारे में। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर आया था। तो कोई भी अगर एक पार्टी, इस केस के अंदर ये बोला गया कि कोई भी एक पार्टी अगर फॉरेन कंट्री में रिजाइड करती है, ठीक है, तो वहां पर इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन अप्लाई होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बिजनेस यहाँ पर कहाँ मतलब बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। तो इवन इफ दो पार्टी हैं ए और बी, इवन इफ दोनों इंडिया की हैं या फिर जो भी रीजन है, लेकिन कोई अगर एक पार्टी फॉरेन कंट्री के अंदर रह रही है तो यहाँ पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ही अप्लाई होगा, ठीक है। और तो यानी यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनको कंसिडर किया गया। क्या क्या? एक तो कोई एक पार्टी जो कि कहाँ पे रिसाइड करती है, इंडिया के बाहर। दूसरा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो है, यानी कि कोई कंपनी जो है वो सिचुएटेड है इंडिया के बाहर, या फिर कोई फॉरेन कंट्री की कोई भी अगर इसके थ्रू कुछ भी अगर ऐसा है, लेकिन वो बिजनेस कहाँ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कर रहे हैं। तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस में ही इसको इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाएगा, डील किया जाएगा, और यहाँ पर नेशनल आर्बिट्रेशन अप्लाई नहीं करेगा। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्योंकि एक पार्टी जो थी वो हैबिचुअली इंडिया के बाहर रिसाइड कर रही थी, तो इसीलिए इवन इफ वो जो बिजनेस है वो इंडिया में किया जा रहा है, लेकिन स्टिल उसकी लाइबिलिटी जो है वो एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाएगी। नाउ द लास्ट केस फॉर टुडे इज कृष्ण लाल चावला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि मेनली इस केस के फैक्ट्स क्या थे, अपिलांट जो है, यहाँ पर अपिलांट ने क्या किया, ये जो अपिलांट है इसने रेस्पोंडेंट के घर पे जाकर मारपीट की उसके और उसकी वाइफ के साथ विद आयरन रोड्स, और उसको काफी धमकी वगैरह देना और इस तरह की चीजें हुई थी, ठीक है। तो इस चीज से रिलेटेड इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की। अब सामने से जो दूसरी पार्टी थी जिसके खिलाफ उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं, उस पार्टी ने भी उनपे क्या कर दिया, काउंटर एलिगेशंस इम्पोज कर दिए, ठीक है।
अब इस बात को हो गए पूरे 6 साल, ठीक है। 5-6 साल के बाद में क्या होता है, अपीलेंट फिर से एप्लीकेशन लॉन्च करता है मैजिस्ट्रेट के सामने कि आप ये जो पुलिस है ये इन्वेस्टिगेट कर सके, इसका अप्रूवल दे दो। रेस्पोंडेंट ने क्या किया, रेस्पोंडेंट ने भी एक नया प्राइवेट कंप्लेंट यहाँ पे फाइल कर दिया, ठीक है, अपीलेंट के खिलाफ। यानी दोनों ने फिर से क्या कर दिया, सेम चीज को लेके उन्होंने केस जो है वो फिर से लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट सेम है, पार्टी सेम है, सारी चीजें सेम है, तो लेकिन एलिगेशंस वगैरह जो है वो उन्होंने फिर से पुट कर दिया। अब इन्होंने इस चीज के लिए क्या किया, कुछ नए एलिगेशंस लगा दिए, जैसे कि फ्रॉड, उनके बुल को भी इंजरी हुई थी, फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने फॉर्जरी कमिट की थी। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा एलिगेशंस जो थे वो लगा दिए। अब इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड अगर ऑलरेडी आपने कोई भी कंप्लेंट लॉन्च करके रखी है, ठीक है, ऑलरेडी कंप्लेंट अगर लॉन्च कर दी है, फर्दर आप कंप्लेंट कर रहे हो, कंप्लेनेंट सेम है या फिर उससे रिलेटेड ही अगर अक्यूज जो है उस केस से रिलेटेड सेम ही अक्यूज्ड है, सेम कंप्लेनेंट है, फैक्ट्स वगैरह भी सब कुछ सेम ही है, तो दिस थिंग इज प्रोहिबिटेड, ये चीज अलाउ नहीं की गई है। जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली डबल जियो पार्टी का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, और स्पीडी डिस्पोजल का एक या फिर इस तरह की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। वी आर ऑलरेडी हैविंग डिलेज इन मेनी डिस्प्यूट्स, तो ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं उसका एक जो मकसद है वो खत्म कर रहा है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल यानी नॉन सीरियस ऑफेंस था, उससे रिलेटेड फिर से आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट वगैरह लॉन्च कर दी, ठीक है, तो सेम अक्यूज पर्सन है, सेम वायलेशंस वगैरह से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी इस चीज को भी प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। अब यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस को देखा गया कि एक तो जो अपीलांट है, एक अपीलांट यहाँ पे है, जब उसने इंसिडेंट कमिट किया था, जो इंसिडेंट अकर हुआ है उस टाइम पे वो 76 ईयर्स का था, ठीक है, यानी अभी अबव 80 उसकी एज हो गई है। सेकेंड अपीलांट है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। एक और अपीलांट है जो अनसाउंड माइंड का है। तो इस तरह की चीजें हैं इन 3 अपीलांट के साथ, और इनको फिर से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर ड्रैग करना एक बहुत ही गलत, एक इनजस्टिस वाली चीज हो जाएगी इन लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि आप 6 साल बाद सेम चीज को लेके फिर से आप ये चीज जो है वो नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था कि ट्रायल कोर्ट से, यानी जो स्टार्टिंग हुई थी इस पर्टिकुलर केस की, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से ये जो केस मूव कर रहा है, यहाँ तक आने की इसकी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, इसको पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक इसको पहुंचने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। दिस इज अ केस दैट शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू रीच एज फार एज दिस कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडियन जस्टिस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी खामियां हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है कि आप झूठी जितने भी केस हैं वो झूठे फाइल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मैक्सिमम जो केसेस होंगे वो फ्रिवलस लिटिगेशंस ही होंगी। तो मैजिस्ट्रेट्स, उनका काम क्या है, वो फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें? जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रेपुटेशन है उसको, एज वेल एज जो भी थ्रेटन डिप्रेस लिटिगेंट हैं, इन लोगों को एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ये मैजिस्ट्रेट्स का काम होना चाहिए, और इसीलिए इस केस को इतना ऊपर तक आने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इनहेरेंट पावर यूज करते हुए एज पर आर्टिकल 142 इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया, और यहाँ पे बताया कि इस तरह से कंप्लेंट जो है उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 जो है वो भी यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके जो बेसिक राइट्स हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी इस केस के अंदर हो रहा है। सो यू कैन मेंशन दिस पर्टिकुलर जजमेंट इन द like proceedings relating to any particular dispute which is dealing with article 142, या फिर कोई भी ऐसा आप जो भी यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, या फिर डबल जियो पार्डे 2 बार किसी पर्टिकुलर कंप्लेंट को लॉन्च करना, तो इस तरीके से कई जगह पे इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को आप मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स व्हिच आर ऑफ मार्च 2021। थैंक यू एवरीवन।